अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। नावल पत्थरों की पलकों पर का ये 13वां पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। हेलो। रात भर की मीठी पुरसुकून नींद के बाद वह अभी शावर लेकर वॉशरूम से निकला ही था कि इसका सेल बजना शुरू हो गया। नंबर अजनबी था, लिहाजा इसने कॉल पिक नहीं की। ताहम थोड़ी देर के वक्फे के बाद सेल फिर बजना शुरू हो गया तो मजबूरन इसे कॉल पिक करना पड़ी। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी, गहरी जामिद खामोशी। तभी वह उलझा था मगर इसने कॉल कट नहीं की। शाजर अफिंदी। इसकी उलझन का थोड़ी देर तमाशा देखने के बाद किसी ने ठहरे हुए लहजे में पूछा था। शाजर का दिल तेजी से धड़क उठा। अनुषा बोल रही हूँ। वही ठहरा हुआ सर्द लहजा शाजर को अपनी समातों पर शोभा हुआ। अनुषा। दिल धड़कने के साथ साथ इसके हाथों में भी लग्जिश पैदा हो गई। दूसरी तरफ वो तलखी से हंसी थी। हाँ, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? नहीं। थकी थकी सी बोझल सांस खल्क फिजा के सपुर्द करते हुए वो बेड से टेक लगाकर बैठ गया। टांगों में शायद ज़्यादा देर खड़े होने की सकत नहीं रही थी। तभी वो बोला, भूल भी कैसे सकते हो जिसकी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से तबाह की हो? इसे इतनी जल्दी कोई भूल भी कैसे सकता है? क्या यही बताने के लिए रब्ता किया है? वो अंदर से फिर टूटा था मगर अनुषा इसका दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। तभी बोली, नहीं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं, तुम जैसे फजूल इंसान को कॉल नहीं कर सकती। इसके लहजे में अजहद तलखी थी। शाजर का दिल जैसे कट कर रह गया था। शाजर, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तुम तैयार हो गए हो तो जल्दी आ जाओ अपनी रूम में। बोलते हुए जो ही इसने शाजर के हाल पर गौर किया तो इसकी ज़बान को ब्रेक लगा। शाजर, क्या हुआ? फिक्रमंदी से इस पर झुकते हुए इसने पूछा था मगर शाजर ने इसकी तरफ निगाह नहीं की। वो जैसे अपने आप में था ही नहीं। इसका दिल खौफ सिर्फ अनुषा की आवाज़ पर धड़क रहा था जो इससे तल्ख लहजे में कह रहा था, मिलना चाहती हूँ तुमसे, जल्द अज जल्द। बताओ कहाँ मिलोगे? क्यों मिलना चाहती हो? जब मिलोगे तो वजह भी बता दूंगी। ओके, तुम जहाँ कहोगी मैं तुमसे मिलूँगा। इसका जिस्म सर्द पड़ रहा था और मसामों से पसीने की छोटी छोटी बूंदें फूट रही थी। बरीरा टूट फूट का शिकार होती इसके पहलू में टिक गई। शाजर। नर्म लहजे में इसे पुकारते हुए इसने शाजर के कंधे पर हाथ रखकर इसे कमरे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था मगर इसे एहसास नहीं हुआ। अनुषा कॉल बंद कर चुकी थी। ताहम वो फिर भी सेल फोन को हाथ में लिए बैठा था। किसकी कॉल थी? अपने कटते हुए दिल की अजियत से बेनियाज हो वो पूछ रही थी। जवाब में शाजर ने यूं चौंक कर इसकी तरफ देखा जैसे वहाँ होते हुए भी वो असाबी तौर पर वहाँ नहीं हूँ। वो दोस्त था मेरा। तुम कब आई? तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? इसके साथ झूठ पर बड़ी मुश्किल से लब पींचते हुए इसने अपने आंसू पिए थे। मुझे क्या ज़रूरत है तुमसे झूठ बोलने की? खुदा का वास्ता है बरीरा, हर वक्त मेरी जासूस मत बनी रहा करो। अनुषा के मुकाबले में अपनी इस दर्जा तजलील पर वो बुलबुला कर उठी थी मगर इसने आंसू पी लिए। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती शाजर। कितने रंग बिखरे थे इसकी आंखों में मगर शाजर ने इसकी तरफ निगाह नहीं की। वो बाल सेट किए बगैर कमरे से निकल गया था। ग़ुरूब होते सूरज की जर्द किरणें खेतों पर अजब सा फसूं फूंक रही थी जब सावल शाह के बुलावे पर वो इसके हुजूर पेश हुआ था। कल रात शहर से गांव वापसी पर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वो अपनी एक टांग और एक बाजू पर अच्छी खासी चोट लगवा बैठा था जिसके वजह से इसके हुक्म की तकमील में फौरी इसके हुजूर हाजिर होना इसके लिए मुमकिन नहीं था। सावल शाह जो अपने डेरे पर बैठा मज़ारों से अपनी फसल का हिसाब किताब ले रहा था इसे आते देखकर चुप हो गया। सलाम साईं, आपने याद किया? हाँ, याद तो किया है मगर तुम आई नहीं। कि नखियों से इसके ज़ख्मों की देखते हुए इसने कहा, आया तो सर के बल था मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो आज दोपहर को छुट्टी मिली अस्पताल से। जब सब ठीक तो है ना साईं? हाँ, सब ठीक है। तू बैठ, कुछ बात करनी है। इसके चेहरे के उड़े रंग से निगाहें चुराते हुए इसने करीबी चारपाई पर इसे बैठने का हुक्म दिया था। जब वो कंधे पर शाल समेट कर गोद में रखते हुए इसके करीब बैठ गया। हुक्म साईं। इदरीस शाह के साथ क्या किया है तूने? किसी हेर फेर के बगैर इसने सीधा सवाल किया। शाहिद हुसैन का दिल तेजी से धड़क उठा। कुछ नहीं साईं, झूठ मत बोलो शाहिद, जो बात सीधी और सच्ची है वो बताओ। वो धाड़ा था। शाहिद हुसैन को मजबूरन सच बोलना पड़ा। वो 3 रोज़ पहले साईं इसका कत्ल हो गया था मेरे हाथों। अगर मैं इसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। लाश कहाँ है इसकी? पुरानी खुई में। और इसकी बहन गोरी? क्या इसे भी मार दिया तुमने? नहीं, वो शहर में है मेरे पास। फ़ौरन गाँव वापस लाओ इसे। खुद ही
सारे मामले निपटाते फिरते हो। मैं मर तो नहीं गया था जो तुम मुझसे पूछे बगैर इसे मारकर किस्सा ही ख़त्म कर डाला। अब क्या जवाब दूंगा मैं अंजला को। वो बरहम हुआ था। शाहिद हुसैन घबराकर चारपाई से उठ खड़ा हुआ था। माफ़ी दे दे सरकार, गलती हो गई। गलती का बच्चा, अब जाओ यहाँ से और लाओ इसकी बहन को गाँव वापस। इसे गुस्सा बहुत आता था, मगर जब आता था तो इसके पालतू कुत्ते भी इससे सहम जाते थे। अंजला 2-4 रोज़ के लिए शहर गई थी क्योंकि इसके किसी अजीज़ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी वहाँ, लिहाजा इसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। सावल शाह के लिए यह ख़ास से सुकून की बात थी क्योंकि इसके वापसी तक वो असल बात को दबाकर इस पर पर्दा डाल सकता था। खूबसूरत बसूरतें दीकर इसके लिए अंजला को दुखी देखना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। इसी रोज़ सूरज ढलने के बाद इसने अपने ख़ास करिंदों को कहकर इदरीस की मुतअफ़्फ़न लाश खुई से निकलवाकर चुपचाप दबा दी। यूं के गांव में किसी को कानो कान खबर ना हुई थी, जबकि शाहिद हुसैन की बहन सुलेखा को इसने अपनी हवेली के अंदर बने छोटे से तहखाने में छुपा दिया था। इस सारे किस्से से इसका मकसद एक तो अंजला से सच्चाई को छुपाना था, दूसरा इलेक्शन सर पर थे और वो किसी सूरत इलेक्शन से पहले कोई नया शोर उठने के हक में नहीं था। इमामा की महज चंद रोज़ की मेहनत खासा रंग लाई थी और शजा की बेटी बड़ी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। इसने हम वक्त रोना छोड़ दिया था। अब दूध के साथ साथ दूसरी कई और चीज़ें भी बना तंग किए खाने लगी थी। पूरे घर में दौड़े फिरना और मीठी मीठी बातें करना भी इसे आ गया था। शजा इसकी कारकर्दगी से बहुत खुश था, मगर इमामा के साथ इसके सलूक में तब्दीली नहीं आई थी। इस रोज़ इमामा किचन में गुड़िया के लिए दलिया बना रही थी, जबकि वो ऊपर अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ केसों की फाइल देख रहा था और गुड़िया इसके पास खेल रही थी कि अचानक कुर्सी पर चढ़ते हुए इसका पाँव रपट गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरते ही अपने सबका मामूल के मानी बलक बिलक कर रो पड़ी। इमामा तक जैसे ही इसके रोने की आवाज़ पहुंची वो किचन से भागती हुई आई और इससे पहले कि शजा बच्ची को उठाकर इसके सर पर लगने वाली चोट का मुशाहिदा करता, इसने लपक गुड़िया को इसके बाहों से ले लिया। क्या हुआ इसे? परेशानी से शजा की तरफ देखते हुए जिस लहजे में इसने पूछा था, लहजे में बनावट नहीं थी। वो अपनी बेटी के लिए इसका ये तफक्कुर भरा अंदाज देखता रह गया। कुछ नहीं, कुर्सी से गिरने की वजह से शायद चोट लगी है। आपको ख्याल रखना चाहिए था। देखिए खून निकल रहा है इसकी पेशानी से। लहजे की बेकुली के साथ साथ इसकी आंखें भी नम हुई थी। शजा कंग साइज की सूरत देखता रहा। बच्ची मामा की बाहों में आकर रोने की तेजी कदर कम हो चुकी थी, जबकि मामा इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने के साथ साथ बार बार इसका मुंह चूमती इसे बेहद हैरान कर रही थी। वो अपनी फाइल समेटकर इसके करीब आ गया। टेक इट इजी मिसी मामा, मेरी बेटी ऐसे चोटें खाने की आदी है तो क्या ये ज़रूरी है कि सर आगे भी ये चोटें खाती रहे? वो पहले वाली मामा रही ही नहीं थी। शजा पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ घुसाई से संजीदगी से देख रहा था। मेरी बेटी से इस दर्जा मोहब्बत की वजह बताना ज़रूरी है? कोई वजह नहीं, सिवाय इसके गुड़िया के मामले में अल्लाह ने मेरा दिल अपनी कुदरत से नरम कर दिया। अच्छी बात है, मैं 1-2 रोज़ में इसे स्कूल में एडमिशन दिलाने का सोच रहा हूँ। आपकी बेटी है, आप जो चाहें बेहतर फैसला कर सकते हैं, मगर मेरी अदना सी राय ये है कि अभी बच्ची को घर पर ट्यूशन की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है, इसके बाद आप बच्ची को स्कूल दाखिल करवा सकते हैं। ओके, इसकी राय से इत्तेफाक करता वो पलटा था जब मामा ने इसे पीछे से आवाज़ लगाई। सर जी, सॉरी, मुझे पूछने का हक नहीं है, मगर गुड़िया के लिए पूछ रही हूँ। गुड़िया की मामा जिंदा हैं या? इसके पलटने पर सर झुकाते हुए इसने पूछा। शजा को तवक्का नहीं थी वो ऐसा भी कोई सवाल पूछेगी, तभी रुख फेरते हुए खुश्क लहजे में बोला, जिंदा है, मगर गुड़िया के लिए नहीं। मैं समझी नहीं, आप समझ भी नहीं सकती। एकदम इसके चेहरे पर करकटी बिखर गई थी। इमामा को इससे मज़ीद कुछ पूछने की हिम्मत ही ना हुई थी। सामान के हमराही में झिझकते डरते वो पुलिस स्टेशन आई थी और अब इस माहौल का खुली आंखों से खुद जायज़ा ले रही थी, जिसका अब तक इसने महज जिक्र ही सुना था। थाने की इमारत खासी शिकस्ता थी। वो खुला मैदान और वसी बरामदा अबूर करने के बाद जिस कमरे में आकर बैठी थी सामान के बकौल, वो ASI का कमरा था। दिन के 11 बज रहे थे, मगर ASI को अभी तक ड्यूटी पर आने की तौफीक नहीं हुई थी। ASI भी खासा मसरूफ़ दिखाई दे रहा था, जबकि इसका मुहर्रर दीगर सिपाही जिनकी नज़रों से गौरी को देखते बातें कर रहे थे, इनका बस नहीं चलता था। सबकी तबीयत साफ करके रख देती। सामान ASI के मुंशी से बात कर रहा था। गौरी की कमर
वहाँ बैठे बैठे तख्ता हो गई थी जब एएसआई ने इन्हें अपने कमरे में तलब किया था। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में दाखिल होते ही समान ने एएसआई से मुसाफा किया था, जबकि गोरी कड़ी निगाहों से इसकी शक्ल देखकर रह गई थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या बना तुम्हारे भाई का, रिहाई हुई कि नहीं? इसकी चेहरे पर पेशावराना मखसूस मुस्कुराहट सजाकर गोरी पर सरसरी से निगाह डालते हुए इसने पूछा था। जब वो बोला, होने वाली है। एक साल तो हो गया है इसे अंदर हुए कि नहीं? जी हो गया है। फिर सजा करवा ली भाई को, मगर 25,000 दे नहीं सके। कैसे भाई हो यार तुम? इत्तेफाक देखो, 1 साल बाद फिर मुझसे ही टाकरा हो गया है तुम्हारा। खैर, इस बार कैसे आए हो? इसकी बात का पस मंज़र समान जानता था, मगर गोरी नहीं जानती थी। तभी वो कुछ समझ ना सकी। समान अब एएसआई को बता रहा था, मेरे पास इस वक्त 25,000 होते तो मैं अपने भाई को कभी सजा होने नहीं देता। जहाँ तक आपसे दोबारा मुलाकात का सवाल है तो क्या फ़र्क पड़ता है? थाने में तो सिपाही से लेकर एसएचओ तक हर बात पैसे से शुरू होकर पैसे पर ख़त्म होती है। आपकी जगह कोई दूसरा अफसर होता तो शायद वो इससे भी ज़्यादा मांगता। बहरहाल, ये अजीज़ा है मेरी। अभी कुछ रोज़ पहले इनके भाई का मर्डर हो गया है। इसके सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाने आई हैं। कहाँ हुआ है मर्डर? समान का सच इसे खासा नागवार गुजरा था। तभी चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह करखतगी क्या लफ्ज़ था, गांव शाहवाला में। समान ने ही इसके सवाल का जवाब दिया था। शाहवाला में? जी, ये वही शाहवाला है ना जिसमें किसी पीर साहब का मज़ार है और गांव में बसने वाले इसी निस्बत से शाह कहलाते हैं। जी हाँ, इस पर गौरी ने कहा था। समान को यकसर नज़रअंदाज करके इसने अपना रुखे सुखन गौरी की जानिब फेर लिया था। जवाब में गौरी ने वही कहानी जो इससे कबल वो समान की माँ को सुना चुकी थी, इसके गोश्त गुजार करती। अच्छा, तो ये बात है, मामला खासा गंभीर है। कत्ल के केस की रिपोर्ट यूँ आसानी से दर्ज नहीं की जाती, बड़ी तहकीक होती है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो जो बंदा है, क्या नाम है इसका? हाँ, शाहिद हुसैन। अभी इसका भी पता नहीं वो कैसा बंदा है, आम है या कोई असर और रसूख वाला बंदा है। अगर असर रसूख वाला हुआ तो इस पर हाथ डालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? आप तो पुलिस वाले हैं, लोगों की दाद रसी करना, इन्हें इंसाफ फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। और पता है मुझे, हमारी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताएंगी कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है? आपने तो कह दिया कि कत्ल हुआ है, मगर हम तो आंखों के अंधे नहीं है ना। हमने अपनी आंख देखना होता है। किसी भी मामले की जांच परख करनी होती है। 2 हफ्ते लगेंगे मामले की तहकीक में, फिर अमली कार्रवाई होगी। 2 हफ्ते बाद आना। इस बार एएसपी इससे जिस लहजे में मुखातिब हुआ था वो इंतहाई तहकीर अमेज़ था। गोरी को इसका अंदाज़ और लबो लहजा बेहद बुरा लगा था। 2 हफ्ते बाद क्यों? आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने भाई की लाश दिखा देती हूँ। इसके अलावा सारा गांव मेरे शोहर के खिलाफ मेरे और मेरे भाई के हक़ में गवाही देने को तैयार है। और किस किस्म का सबूत चाहिए आपको? और चुप करवा इसे। इस बार माथे पर तेवर डालते हुए इसने समान को डांटा था। मेरे साथ चलें, तुम्हारे मुलाजिम नहीं हैं कि इधर तुमने हुक्म किया और इधर हम तुम्हारे साथ चल पड़े। और भी बड़े काम है हमें, सिर्फ एक केस नहीं होता यहाँ के सारी। ज़रा कोई शिकायत करे, हम सारा काम छोड़कर फ़ौरन इसके साथ चल दें। एक बार कह दिया ना, 2 हफ्ते बाद आना। अब जाओ यहाँ से। आ जाते हैं उठकर दिमाग खाने। अभी तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे भाई को कत्ल किस बिना पर किया है। ये देहातों गाँव में तुम जैसी लड़कियों के चाल चलन की कहानियाँ भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। इसकी नकल उतारते हुए इसने खासे तहकीर अमेज़ अंदाज में गोरी के किरदार पर कीचड़ उछालने से भी दरेग नहीं किया था। फिर इससे पहले गोरी कुछ कहती, समान फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। चलो गोरी, हम 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे। वो थाने के माहौल को भी जानता था और अफसरान के मिजाज को भी, मगर गोरी के लिए ये सच इंतहाई गम और गुस्से का बाइस बना था। थाने की हदूद से बाहर आकर वो चुप नहीं रह सकी थी। कितना बददिमाग और बेगैरत इंसान था। ये क्या करता होगा? कोई इंसाफ की बात। हाँ बहन, यही कानून है यहाँ का। जिसकी जेब में पैसा है या जिसके पास कोई ऊंची तगड़ी सिफारिश है, इसके यहाँ थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाती है। हमारे जैसे मुफलिसों की यहाँ कोई सुनवाई नहीं। आयान जब पकड़ा गया था तब भी यही अफसर था। यहाँ 324 की दफ़ा लगी थी। इस पर इनकी ऐसी तफ्तीश भी बेगुनाह साबित हो गया था, मगर इसने 25,000 रुपये की रिश्वत ना मिलने पर इसकी झूठी फाइल बनाकर अदालत भिजवा दी। इसलिए 2 साल कैद की सज़ा हो गई है, वगरना सारे सबूत इसके हक़ में थे। जिस रोज़ लड़ाई हुई थी, इस रोज़ वो शहर में था ही नहीं, मगर इसको कोई क्या कहे।
सर दाबार कर इसने जो कानून की कहानी गौरी को सुनाई थी इसके लिए खासी अफसोसनाक थी। इसने परेशानी से सामान की तरफ देखते हुए कहा, फिर मैं क्या करूं? मेरे भाई का कातिल यूं ही दंदनाता फिरता रहेगा? नहीं, अयान बाहर आ जाए, फिर करते हैं कुछ ना कुछ। टूटे लहजे में इसे तसल्ली देते हुए खुद भी सर झटक कर अभी थोड़ी देर कबल हुई तलखी को बुलाने की कोशिश करने लगा था जब वो बोली, मेरे अंदर आग लगी है। मैं अयान की रिहाई का इंतज़ार नहीं कर सकती। पता नहीं बुआ का क्या हाल हुआ होगा। भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की है, एक आखिरी काम करोगे? बोलो। इसकी इल्तिजा भरी निगाहों का मान रखते हुए इसे हामी भरनी पड़ी। मेरे भाई, मेरे गांव में एक लड़की है अंजला शाह, वो मुझे इंसाफ दिला सकती है। क्या तुम मुझसे बात करोगे? वो मुस्कुराया था। गोरी की आंखें लफ्ज़ भाई पर फिर से जलने लगी थी। आज कितने दिनों के बाद वो इसके मुकाबिल बैठा था और अनुषा रो रही थी। कोई नहीं कह सकता था अभी चंद रोज़ कबल इसकी शादी हुई है। इसके ससुराल में इसके मुकाबिल बैठा वो भरपूर इश्तियाक से इसे देख रहा था और वो कह रही थी, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ना? वो कर्ज बाकी था अभी तुम्हारा मुझ पर, वही चुकाने के लिए बुलाया है। इसकी आंखें गम की शिद्दत से लहू रंग हो रही थी। कैसा कर्ज? वो चौंका था। अनुषा ने अपनी भीगी पलकें रगड़ डाली। इतनी जल्दी? कितना कुछ भूल गए हो तुम। क्या अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं शाहजर कि तुम अनुषा रहमान से नफरत करते हो? शदीद नफरत। इस नफरत की वजह से तुमने मुझे जिल्लत के अथाह गहराइयों में पटक दिया। मेरा गुरूर, मेरा वकार सब छीन लिया तुमने मुझसे। अपने जिस गुनाह की मुझे खबर भी नहीं थी, इस गुनाह को गाली बना दिया तुमने। मेरी रूह को कांटों पर घसीट लिया। तुम कामयाब हो गए शाहजर अफिंदी। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा मंसूबा बेकार नहीं गया। मेरे भाई ने अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया, मगर फिर भी इसकी गर्दन झुक गई। वो किसी से नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता था। यही चाहते थे ना तुम? लो, हो गया तुम्हारा मकसद कामयाब। अब तो खुश होना तुम। सुलगती आंखों के साथ साथ इसके लहजे में भी टूट फूट थी। शाहजर के अंदर कहीं एक मरतबा फिर टूट फूट शुरू हो गई। तुम इस बाइज्जत माशरे में रहने के काबिल नहीं छोड़ा और वकार पर कोई हरफ नहीं आया, और मैं हर तरह से बेकसूर होते हुए भी सबकी निगाहों से गिर गई। माँ बाप के साथ साथ मेरे दीगर सारे रिश्ते भी छिन गए मुझसे। तुम अपने इंतकाम में जीत गए शाहजर, और मैं अपनी बदनसीबी में तुम्हारी मर्दानगी से हार गई। इसका लहजा एक मरतबा फिर बढ़ा गया था। शाहजर बेकरारी की इंतहा पर पहुंचते हुए पैंट की पॉकेट्स में हाथ घुसाकर उठ खड़ा हुआ। बहरहाल तुमने जो किया, मेरा ईमान है अल्लाह के लिए ज़रूर तुमसे बेहतर हिसाब लेने वाला है। मैंने अपने मामला इसी कागजात के सुपुर्द कर दिया जिससे बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। कोई जाने ना जाने, वो जानता है कि मैं गुनहगार हूँ या तुम जालिम। बस करो अनुषा। अभी वो अपनी बातें कर ही रही थी कि बस करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरे एक मरे हुए इंसान को मजीद मत मारो। इधर देखो मेरी तरफ। क्या इन आंखों में तुम्हें ज़िंदगी की कोई रमक नज़र आती है? कौन सी रात ऐसी होगी दशरथ में जब बिना टैबलेट लिए नींद आ जाए? अगर तुम बेकसूर हो तो मैं अभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहा। अनुषा, एक सांस बोझ बन गई है रूह पर। खुदा का वास्ता है तुम्हें, मेरी जान ले लो, मगर मुझे माफ़ कर दो अनुषा, प्लीज़। इसकी पलकें भी भीगी थी। अनुषा रहमान के सूखे लबों पर जरखन मुस्कुराहट बिखर गई थी। नहीं, तुम्हारी मौत से मुझे इज्जत की ज़िंदगी नहीं मिल सकती। तुमने जो किया है इसके लिए मौत बहुत सस्ता सौदा है जो मुझे मंजूर नहीं। हाँ, एक शर्त है। एक शर्त पर मैं तुम्हारा कसूर माफ़ कर सकती हूँ। पलके मोड़कर वो सोफे की पुष्टगाह से टेक लगाते हुए बोली, कैसी शर्त? पहले वादा करो जो मैं कहूँगी वो अपने गुनाह के कफ़ारे के लिए तुम करोगे। पहेलियाँ मत बुझवाओ अनुषा, साफ साफ कहो क्या करवाना चाहती हो मुझसे। इसके पागलपन से खौफ ज़दा हुआ था, तभी चिल्लाया तो अनुषा हंस पड़ी। तुम भूल गए हो शाहजर, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो चुका है, अब इंतकाम की बारी मेरी है। कैसा इंतकाम? वो खाइफ हुआ था। जवाब में अनुषा ने करीबी में से कलम और कागज़ उठाकर इसके हाथ में थमाए। ये लो शाहजर, मैं बदनसीब इज़्ज़त की ज़िंदगी तो नहीं जी सकती, मगर इज़्ज़त की तो मौत तो मर सकती हूँ ना। मेरा कसूर इतना बड़ा नहीं है कि मैं इज़्ज़त की मौत भी ना मिले। ये नन्हा वजूद जो मेरी कोख में कुदरत के जायज़ निज़ाम के तहत पल रहा है, मुझे इसकी जान लेने का हौसला नहीं है। मरने के बाद भी लोग मेरे नाम पर थू थू करेंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने कहा था ना शाहजर, तुम मुझे किसी और के नाम की मेहंदी लगाने नहीं दोगे। तुम्हारा कहा सच हो गया। सुहागन होकर भी मैं एक तलाक याफ्ता एक बेवा की सी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। तुम्हारी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ सच्चा हो गया। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि अब इज़्ज़त की मौत मर जाऊँ। अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहते हो ना तुम? अपने हाथों से मुझे मेरी गुनाह आलू ज़िंदगी छीन कर एक एहसान कर दो मुझ पर। और जिस तरह मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाकर तुमने मुझसे वो तहरीर लिखवाई थी जिसने मेरे बाबा की जान ले ली, मुझे सबकी निगाहों में नाम मोतबर कर दिया, इसी तरह
आज अपना हर लफ्ज़ इस कागज़ पर लिखकर मुझे वैसे ही सबकी निगाहों में मोतबर कर दो, ताकि मेरे मरने के बाद सब को पता चल जाए कि मैं गुनाहगार नहीं थी, वो कह रही थी। और शाहज़र ने अंदर जैसे सन्नाटे बिखर गए थे। लिखो शाहज़र, तुमने अपने इंतकाम के लिए मुझे अगवा किया था। लिखो कि कसूरवार तुम थे, मैं नहीं। लिखो। वह जुनून की इंतहा को छू रही थी। शाहज़र को लगा इसका सांस जैसे सीने में अटकने लगा। देर मत करो शाहज़र। शाहज़र ने धुंधलाई आंखों के साथ जाने क्या क्या शफाफ कागज़ पर रकम किया। अनुषा ने एक नज़र इसकी तेज़ी से चलते लरजते हाथों पर डाली और फिर दूसरी आखिरी नज़र अपने घर पर। यही तुम्हारा मुझ पर आखिरी एहसान है और यही मेरा तुमसे आखिरी इंतकाम है शाहज़र। मेरी जान लेकर तुम मुझ पर एहसान करोगे जो तुम्हारे जुल्म का कफ़ारा है। और ये तहरीर मेरे अपनों तक पहुंचाकर तुम मेरे इंतकाम को पहुंचाओगे। हमेशा याद रहेगा तुमने जो किया, इससे तुम्हें क्या मिला। वो अब पुरसकून थी, मगर शाहज़र को महसूस हो रहा था जैसे लम्हा लम्हा इसका वजूद बर्फ़ में तब्दील हो रहा। इसके समाते काम करना छोड़ रही हूँ। वो सिर्फ देख रहा था कि अनुषा अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबले आई है और इसने अपने सर्द हाथों से इसके दोनों हाथ थाम कर अपनी गर्दन पर रखे थे। इमामा। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गुड़िया के साथ लॉन में खेल रही थी जब अपने नाम की पुकार पर चौंकते हुए फ़ौरन आंखों से पट्टी उतार दी। जी। पलट कर देखते हुए इसकी निगाह फ़ायज़ा आपी पर पड़ी थी, जो शुजा हसन की बड़ी बहन थी। कैसी हो तुम? बहुत दिनों के बाद आज वो रास्ता भूल ली थी। इमामा गुड़िया को गोद में उठाकर इनके करीब चली आई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हारे सामने हूँ, खुद ही देख लो। हंसकर कहते हुए वो इसे अपनी अपनी से लगी थी। अल्लाह सोने की ज़ात का बड़ा करम है। मेरा कई दिनों से इधर का चक्कर लगाने को दिल चाह रहा था, मगर मसरूफियत आड़े आ रही थी। शहजाद से रात में रोज़ाना बात हो जाती है। बता रहा था गुड़िया तुमसे खासी मानूस हो गई है। जी। चलो ये तो अच्छी बात है, बैठो। आज तुमसे बहुत सी बातें करने को जी चाह रहा है। वो अच्छे मूड में था। इमामा इनके हुक्म की तामील करते हुए इनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गई। पता नहीं क्यों इमामा, मैं जब भी तुम्हारी सूरत की तरफ देखती हूँ तो तुम मुझे अपनी अपनी से लगती हो। शायद तुमने कभी गौर ना किया हो, मगर तुम्हारे चेहरा एक खुली किताब की मानित है, सादा और शफाफ। क्या तुम मुझे सच बताओगी तुम कौन हो? वो इसे कुरेदने लगी। इमामा ने बेसाख्ता घबरा कर इनकी निगाह की तरफ देखा। मैंने अब तक अपने बारे में जो बताया वो सच ही है, मगर मैं इस सच के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। असल में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गुड़िया को इमामा की गोद से लेते हुए इन्होंने कहा था। वो उलझ कर इनकी तरफ देखने लगी। पता है इमामा, मैं अब्बा जी की मौजूदगी में इस घर में कदम नहीं रख सकती। क्या? हाँ। इसकी निगाहों में देख के हल्की सी परछाई इमामा को बेचैन कर गई थी। क्यों? बड़ी लंबी कहानी है। क्या करोगी जानकर? ठंडी सांस भरकर ज़रा सा रुख फेरते हुए इन्होंने अपना दुख छुपाने की कोशिश की। जब वो बोली, आपने अपना कहा है तो दुख शेयर करने में क्या हर्ज है? हाँ सही कह रही हो, दिल को बहुत अपनी तो लगती हो तुम। तभी वो सब बताना चाहती हूँ जो मुझे हर लम्हा परेशान किए हुए है। इसका लहजा किसी उलझन का शिकार था। इमामा जी जान से इनकी तरफ मतवज्जा हो गई। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, हमारा ख़ानदान सालों से जागीरदारी संभालता आ रहा था। मेरे दादा तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दादा के बाद मेरे बाबा ताया जी में एक अजीब सी जंग छिड़ गई। ज़मीन के झगड़े ने खून के रिश्तों की कशिश पर गर्द डाल दी। जवाब में 3 ताया जी के और 2 मेरे भाई एक दूसरे के हाथों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। मैं 4 भाइयों की अकलौती बहन हूँ। शहजाद से बड़े ज़िया के साथ बहुत दिल था मेरा। ताया के साथ सबसे छोटे बेटे के हाथों इसकी मौत ने एक तरह से मुझे नीम पागल बना दिया था। बचपन में ताया और बाबा के दरमियान मेरी निस्बत इससे तय थी, मगर ज़िया की रहलत के बाद ताया के घराने के किसी फ़र्द का जिक्र भी मेरी तबीयत ख़राब कर देता। शजा इन दिनों पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में रहता था। इसने वो दुख नहीं देखा जो मैंने देखा है। इसलिए कई बरस दुश्मनी की नज़र करने के बाद जब ताया के छोटे बेटे ने जेल से रिहा होकर सुलह के लिए बाबा की मिन्नत की तो इनके दिल पे सज गया और यूं दोनों घरानों में सालों बाद फिर से आना जाना शुरू हो गया। शजा और एतकार भाई बाबा के हामी थे, क्योंकि मेरी तरह इनकी निस्बत भी ताया के घर तय थी और दोनों ही अपनी मंगेतरों पर दिलो जान से फिदा थे। इनके अलावा इनके दिलों में अपने भाइयों की मौत का जो दुख और रंजिश थी, वो भी ताया के 3 बेटों के यक के बाद दिगरे अस्पताल में मौत से जाती रही थी। इनके चौथे बेटे को भी 10 साल कैद की सज़ा हुई थी, जिसके बाद बाबा और
दोनों भाई इनके लिए ज़्यादा नरम पड़ गए थे। बाबा ने इस गलती की तलाफ़ी के लिए जो इन्होंने बड़े भाई से झगड़ा करके की थी, अपने हिस्से की बहुत सी ज़मीन भी रज़ाकाराना तौर पर ताया के सुपुर्द कर दी। साथ ही वो मुझे भी फ़ौरन इनके सुपुर्द करने का फ़ैसला कर बैठे। वो शख्स जिसके ज़िक्र से मुझे वहशत होती थी। बाबा इससे मेरी जल्द अज जल्द शादी का इंतज़ाम कर रहे थे, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। बहुत दबाव डाला गया मुझ पर, कैसे कैसे मनाने की कोशिश नहीं की बाबा ने, मगर मैं ना मानी। मेरे लिए इस वक्त मर जाना आसान था, मगर अपने भाई के कातिल की ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल। पता नहीं मैं सही थी या गलत, मगर मेरे इस फैसले ने दोनों ख़ानदानों को एक मरतबा फिर एक दूसरे से दूर कर दिया। मेरा रिश्ता ख़त्म होने पर ताया जी ने मेरे दोनों भाइयों को भी अपनी बेटियाँ नहीं दी, जिससे इनकी ज़िंदगियाँ भी बिखर गई। शुजा की जो मंगेतर थी, इसने तो किसी और से अपना रिश्ता तय होने पर शादी से फ़कत चंद रोज़ कबल ही गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली, जिसकी जिम्मेदारी भी बाबा ने मेरे सर डाल दी। शुजा भी कई दिन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद ज़िंदगी की तरफ वापस लौटा है। जिस दिन इसकी मंगेतर ने खुदकुशी की थी, इसी दिन से बाबा ने मुझे अपनी औलाद समझना छोड़ दिया। एतकार भाई भी बहुत पहले दायरे गैर में जा बसे थे। एक शुजा है जिसने हज़ारों गम उठाकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मगर मैं बहुत अजियत में हूँ मामा। अपने भाई की उजड़ी ज़िंदगी मुझे सुकून से सोने नहीं देती। नींद की गोलियाँ इस्तेमाल कर करके अज़ाबी तौर पर समझो खाली हो गई हूँ। फ़ायज़ा आपी के लहजे में दुख के साथ साथ इनकी आंखें भी भीगी थी। इमामा का दिल औरत की मोहब्बत के इस निराले दुख पर सुकड़ कर रह गया था। काश वक्त वापस पलटे तो मैं अपनी हर गलती का अजाला करूँ, मगर वक्त वापस नहीं पलट सकता। वो अब बाकायदा रोना शुरू हो गई, मगर इससे पहले कि इमामा इन्हें कुछ कहती, शुजा घर चला आया। आपी फ़ायज़ा आपी ने इसे देखते ही फ़ौरन अपनी भीगी पलकें रगड़ डाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे इधर का रास्ता भूल गई आप? गुड़िया को इनकी गोद से लेते हुए मुस्कुराते हुए बोल। रास्ता तो नहीं भूली, मगर आज इमामा की याद इस तरफ खींच ले। अच्छा चले, किसी बहाने से ही आपको इधर की याद तो आई। एक नज़र इमामा की तरफ देखते हुए वो फिर मुस्कुराया तो इमामा अपनी निगाहें झुका ना सकी। वो शख्स जो हमा वक्त अपने चेहरे पर संजीदगी तारी किए रखता था, इस वक्त इसके चेहरे पर खुली खुली सी मुस्कुराहट कितनी भली लग रही थी। फ़ायज़ा आपी ने इसकी हैरान ट्रीट कब दे रहे हो अपनी प्रमोशन की? जब आप कहें तो ठीक है, फिर अगले एतवार को तैयार रहना अपनी जेब हल्की करने के लिए। वो शख्स जिसके घर से बाहर अथॉरिटी कई शेरों पर भारी थी, अपने घर में कभी इसे इतना बाअसर नहीं लगा। ओके, चाय तो यकीनन पियेंगी आप। चलें, आज मैं आपको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाता हूँ। अपनी बहन की तरह आज वो भी मूड में था। इमामा इसके बेशास चेहरे की तरफ देखती रह गई। वो एक बाजू में अपनी बेटी को संभाले और दूसरे बाजू अपनी बहन के गिर्द माइल करते वहाँ से चला गया। इमामा को इस लम्हे एक मरतबा फिर भरी दुनिया में अपनी तन्हाई का एहसास शिद्दत से हुआ था। जुलेखा अंजला की गैर मौजूदगी में इसकी हिदायत पर छन्नो सुबह ही सुबह शाहिद हुसैन के घर की तरफ चली आई, जहाँ खुले सहन के इस पार वो सुदाइयों से हुलिया में बैठी किसी गहरे सदमे की शिकार दिखाई देती थी। शाहिद हुसैन इस वक्त एक्सीडेंट का शिकार होकर अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि गांव के दीगर वासियों को अभी किसी ताज़ा क़यामत की खबर नहीं हुई थी। वजह सिर्फ़ और सिर्फ शाहिद हुसैन का घर गांव से कदरे फासले पर होना था। जुलेखा इस पर ज़मीन पर इसके मुकाबिल बैठते हुए छन्नों ने इसे झंझोड़ा था, मगर इसका सख्ता नहीं टूटा। रात के जाने किस पहर इसका बेटा भी रोते रोते यूं ही सो गया। जुलेखा कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? इसकी हालत छन्नों को परेशानी में मुब्तला कर रही थी, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐन इसी लम्हे फ़ीका वहाँ से गुजरते हुए इसकी तरफ आवाज़ पर आया। छन्नों वो इसकी आवाज़ सुनते ही पलटी थी और फ़ीके को देखकर तेज़ी से इसकी तरफ पलटी। फ़ीके देख तो सही, जुलेखा को क्या हो गया? पुकार का जवाब ही नहीं दे रही। फ़ीका सारी कहानी से ना सिर्फ बाखबर था, बल्कि किसी तरह शाहिद हुसैन के जुर्म में इसका मुआवन भी था। तभी जुलेखा पर सरसरी सी एक निगाह डालते हुए इत्मीनान से बोला, इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा है, इसी सदमे की वजह से बावली हो गई है, शोहर भी सुना है तलाक दे गया है। तू ना पढ़ इस मामले में, ये अब शाहिद हुसैन और गोरी का मामला है। अच्छा, लेकिन अंजला तो कह रही थी। अरे छोड़ अंजला को, वो शहरी मैम क्या जाने अंदर की बातों को। तू बता, कल मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? बाबा थे घर पर। फ़ीके ने इसकी बात काटते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ लगाने की कोशिश की थी, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया था। इसी रोज़ शन्नो शाम में दोबारा वहाँ आई तो जुलेखा वहाँ मौजूद नहीं थी। घर में शाहिद हुसैन था, जिसकी वजह से वो वहाँ ठहर भी ना सकी।
बस सुलेखा का पूछकर जल्दी से निकल आई, मगर इस मामले में इसे अच्छा खासा बेकुल कर दिया था। वो भी शाहिद हुसैन के घर से निकलकर कुछ कदम आगे आई ही थी कि अचानक किसी ने इसकी राह रोक ली। हर तरफ गहरे होते अंधेरे में एक अजनबी शख्स को अपनी राह में खड़े देखकर वो जरा सी घबरा गई थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? घबराने के बावजूद इसने डपट कर पूछा था। जब वो बोला, अल्लाह का बेज़र बंदा, मेरी राह क्यों रोकी? मैंने नहीं रोकी, मैं तो अपनी राह चल रहा था, आप खुद ही सामने आ गई। हटो, फजूल में परेशान कर रहे हो मुझे। सर झटकते हुए वो आगे बढ़ी। इसने आवाज़ दे डाली, बात सुने खातून। क्या है? वो काट खाने वाले लहजे में बोली थी। सामान को किसी तौर वो गोरी से मुख्तलिफ ना लगी। वो मुझे अंजला साहिबा से मिलना था, किसका पैगाम देना था इनको। वो शहर गई हुई हैं, पता नहीं कब तक वापस आएंगी भी या नहीं। किसी का पैगाम देना है। वो इसकी सोच से ज़्यादा तेज़ थी। सामान ने कुछ सोचकर इसकी मदद लेने का फैसला किया। एक लड़की है इस गांव की, अपने शोहर के जुल्म का शिकार है, इसका पैगाम देना है। क्या नाम है इसका? छन्नों का ध्यान फौरी तौर पर गोरी की तरफ नहीं जा सका था। इसी असना में इसके अकब से शाहिद हुसैन ने सामान को पुकारा, अरे इधर आ, मुझे बता किसका पैगाम देना है। चल छन्नो, तू घर चल। इसे पुकारने के साथ ही इसने छन्नो को भी वहाँ से खिसक जाने का हुक्म दिया था। वो बादल नख्वास्ता वहाँ से कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर हो गई। सामान नई उलझन में गिरफ्तार होकर रह गया। गोरी नाम है लड़की का। 2 रोज़ पहले इसके शोहर ने इसे के भाई के घर से अगवा करके कहीं कैद कर रखा था। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर मुझ तक पहुँची है। सगी बहनों की तरह मुझे अजीज़ है, समझता हूँ इसे बहुत मुश्किल में है। इसने कहा कोई अंजला नामी लड़की है जो इसकी मदद कर सकती है। सारी बात एक सांस में बताकर इस सवाल का ख्याल आया था। शाहिद हुसैन को लगा इससे खोया ख़जाना मिल गया हो। अभी भी वो शहर से वापस आकर बैठा था और गोरी के हाथ से निकल जाने पर बेहद मलूल था। इस अजनबी नौजवान ने गोया इसे ज़िंदगी की नुईद सुना दी थी। तभी वो इसके खैर ख्वाह हूँ, इसका कुछ रिश्तेदारी भी है। घर कहाँ है तुम्हारा? यहीं पास में है। तो चलो फिर, देर किस बात की है? इसका शोहर ढूंढता फिर रहा है इसे। दिल ही दिल में नया मंसूबा तय करते हुए इसने जिस अंदाज में सामान की तरफ देखा था वो अंदाज सामान को एक नई उलझन में मुब्तला कर गया था। अब इसे एहसास हो रहा था शायद इसने अंसला शाह के अलावा गोरी के सिलसिले में किसी और पर एतबार करके गलती की है। मगर अब क्या हो सकता था? कमान से निकले तीर को वापस लाना मुमकिन नहीं था। गोरी जो एक एक पल उंगलियों पर गिन रही थी, शाम डले दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंक गई। जाने क्यों इस लम्हे इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। शाहिद हुसैन। अध खुले दरवाजे से नजर आते शाहिद हुसैन के चेहरे को देखकर गोरी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब के सामान जो सारे रास्ते अजीब से कश्मकश में था। शाहिद हुसैन और इसके साथियों को अपने साथ लाकर पछता रहा था। अब गोरी के चेहरे का जर्द रंग देखकर मजीद परेशानी में मुब्तला हो गया। शाहिद हुसैन की निगाह भी इस पर पड़ चुकी थी। तभी दरवाजे को ज़रा सी ठोकर मारते हुए वो घर के अंदर घुस आया। चल, तू क्या समझती है जीते जी कहीं भी खो जाने दूंगा तुझे? गोरी का बाजू कुव्वत से अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो हल्का सा झटका दिया था। बाजू छोड़ मेरी बहन का। अगर मुझे तेरी असलियत का पता होता तो कभी इतनी बड़ी खता सरजद ना होती। अरे जा, बड़ा आया बहन वाला। इसका एक ही भाई था, वो भी जिंदा नहीं रहा। अब तू रातों रात कहाँ से पैदा हो गया? सामान को जोर से धक्का देते हुए इसने अपनी आप छुड़ाया था। सामान की माँ और बहनें कदरे फासले पर सिमट कर खासी परेशान निगाहों से ये सारा मंजर देख रही थी, जबकि शाहिद हुसैन के खास बंदे घर से बाहर खड़े थे। चल गोरी, अभी तेरा दिमाग ठिकाने पर लगाना बाकी है। सही कहते हैं कहने वाले, औरत को इसकी औकात से बढ़कर अहमियत हो तो वो सर पर चढ़ जाती है। बहुत नरमी बरत ली तुम्हारे साथ। अब देख क्या हशर करता हूँ मैं तुम्हारा। जितना इन 3 दिनों में तूने मुझे ख्वार किया है। वो शक्ल से ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। सामान को कुछ सुझाई ना दिया तो करीबी चरपाई पर जाते हुए वहाँ चूल्हे से इसने जलती हुई लकड़ी उठाई। शाहिद हुसैन ने इसकी लटकार पर खासी बदमज़ा निगाहों से इसकी तरफ देखा, फिर कुर्ते की जेब से अपना ज़ाती पिस्तौल निकाल लिया। बड़ी जल्दी बहन से गोरी पर आ गया है। चल रास्ता छोड़, तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। गोरी का बाजू अब भी इसकी मजबूत गिरफ्त में था। सामान की माँ और बहनों ने चीखना शुरू कर दिया। रास्ता छोड़ दिया सामान, मैंने कहा था ना, पराई मुसीबत ना मोल ले। मैं एक के बाद दूसरे बेटे को मुसीबत में नहीं डाल सकती। दफ़ा होने दे इस बला को, घर से हट जा। नहीं माँ, ये लड़की साइका और साइमा से कम नहीं है मेरे लिए। बहन कह कर यूँ अपने हाथों से इसे जिल्लत की ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकता। शाहिद हुसैन ने तमस्कुराना निगाहों से इसके हाथ में पकड़ी लकड़ी के सुलगते हुए डंडे को देखा और अगले ही पल इसकी बाईं टांग पर फायर कर दिया। ठा की ज़ोरदार आवाज़ के साथ। जहाँ सामान की टांगें लुहान हुई थी, वहीं इसके घर में ख़वातीन की चीखों ने गोया कहराम मचा दिया। शाहिद हुसैन के चमचे भी फायर सुनकर जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुए। जबकि कुर्ब जवार के मोहल्ले दार बजाय मदद करने के
छतों पर चढ़कर ये तमाशा देख रहे थे। ओए इसे देखो, बड़ी गर्मी है इसके खून में। इससे पहले कि मज़ीद कोई तमाशा करते, अंदर आओ, अंदर करवाओ इसको। मगर ये तो ज़ख्मी है। तो क्या हुआ? तो मैंने इसका साथी इसका मतलब समझ गया था, तभी फ़ौरन सर हिलाते हुए बोला, मुश्तइल अंदाज में गोरी को अपने साथ घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। बहुत पड़ लग गए हैं तुझे, कब तक भागती रहेगी? अब के ऐसे बांधूंगा कि सारी उम्र ताज़ा हवा को तरसती रहेगी। खासे तंद लहजे में कह रहा था, जबकि गोरी अभी तक बेयकीनी की कैफियत में गुम इसी खामोशी से देख रही थी। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी किस्त पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।